नमस्कार दोस्तों, 10 स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय चुनाव जो कि लोकसभा के होने वाले हैं वो अगले साल होंगे। ऐसे में इस समय भारत में हर तरफ चुनाव की ही चर्चा हो रही है। सरकार और बाकी विपक्षी दल इस समय वही कार्य कर रहे हैं जिससे उनको फायदा मिले। और ऐसे में ही इस बात पर आधारित होकर जो इंडिया गठबंधन है उसने अविश्वास प्रस्ताव लाया था भारतीय सरकार के पास। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्या उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ऐसी कोई चर्चा हुई जिस पर हम डिस्कस कर सके, बात कर सके, या ये अविश्वास प्रस्ताव केवल एक चुनावी स्टंट ही बनकर रह गया था। मणिपुर के मुद्दे को जिस तरीके से उछाला गया, क्या उस मणिपुर के मुद्दे का समाधान हमें इन भाषणों के दौरान मिला या केवल ये चुनावी भाषण ही रह गए? क्या हम यह कह सकते हैं कि इस समय जो चुनावी भाषण हुए या कहें संसद में जो वक्तव्य दिए गए, क्या इन वक्तव्यों का स्तर वो था जो कि हम पूर्ववर्ती दौर में देख चुके हैं, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, शरद पवार ऐसे नेता जिस समय भाषण दिया करते थे और पूरा समाज उन्हें सुनता था और उसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ता था? क्या यह स्तर वैसा था जिस पर हम यहाँ पे चर्चा करें, या यह केवल एक चुनावी स्टंट ही रह गया था? चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि इस अविश्वास प्रस्ताव का जो औचित्य था, क्या वह औचित्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सरकार जिसके पास इस समय सिर्फ बीजेपी के पास अगर हम बात करें तो 301 सांसद लोकसभा में हैं। ऐसे में यह अविश्वास प्रस्ताव जो कि एनडीए गठबंधन के द्वारा लाया गया था, इंडिया गठबंधन के द्वारा लाया गया था, क्या ये इंडिया गठबंधन जो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया था, क्या वह अपने औचित्य को परिपूर्ण कर पाया कि नहीं कर पाया? देखिए, पहली चीज तो ये हम जानते हैं कि आर्टिकल 75 यह साफ कहता है कि अगर मंत्रिपरिषद है तो वह साथ में तैरेंगे और साथ में डूबेंगे। अर्थात अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन यहाँ सिर्फ बीजेपी के पास ही 300 से अधिक सीट है, तो ऐसे में सरकार के इस्तीफा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव का जो औचित्य है वो रहा क्या? आप जान रहे हैं कि पिछले 100 से अधिक दिन हो गए और मणिपुर की कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच होने वाला संघर्ष इस स्तर तक पहुंच गया है कि वहां पे लगातार हत्याओं के दौर बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन वहां पर पहुंचता है और वहां पर लोगों से मिलता है और उसकी यह मांग थी कि भारतीय प्रधानमंत्री भी मणिपुर होकर आए और उस मुद्दे पर बोलें। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि भारतीय प्रधानमंत्री को सदन में लाया जाए और उनसे मणिपुर को लेकर वक्तव्य दिलवाया जाए। प्रधानमंत्री 2 घंटे से ऊपर बोले और विपक्ष लगातार मणिपुर की मांग करता रहा। और मणिपुर के मुद्दे की जब प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी, उससे पहले ही जो विपक्षी दल है वो वॉकआउट कर गए थे। ऐसे में ओपन फील्ड मिली प्रधानमंत्री को और उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसे में पहली चीज जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है कि भाई जिन वक्ताओं का चयन इसमें किया गया था, क्या वो वक्ता ऐसे कुशल थे जो कि इस सेंसिटिव मुद्दे को यहाँ पर उठा सके? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो सामने आती है राहुल गांधी के मुद्दे। गौरव गोगोई ने जिस समय अविश्वास प्रस्ताव को आगे किया था, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, असम से आते हैं, ऐसे में उन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ रखा तो ऐसे में उस समय यह बात थी कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता उस समय तक बहाल नहीं हुई थी। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होता है और सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, उसके 2 दिन पहले ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल कर दी जाती है। ऐसे में अब माहौल बना कि आखिर बोलेगा कौन, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो गौरव गोगोई लेके आए थे, तो राहुल गांधी यहाँ पर अचानक से फ्रंट लाइन में आते हैं और फिर माहौल बनाया जाता है कि भाई राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलेंगे। और इधर राहुल गांधी के ही अगेंस्ट में यह मुद्दा क्रिएट करने का प्रयास था कि यह पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो राहुल वर्सेस मोदी हो जाए। अब इस चीज को लेकर अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यह समझ में आता है कि जो वर्तमान समय में वक्ताओं का चयन किया गया
वो वक्ताओं का चयन ऐसा था कि हम केवल अपने चुनावी एस्पिरेशंस को ही यहाँ पर हम टैकल करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें नहीं उठाई गई जिन पर कंक्रीट हम ये कह सकें कि सरकार या विपक्षी काम करना चाह रहे थे। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। जी हाँ, क्योंकि INDIA की तरफ से वह प्रमुख वक्ता माने जा रहे थे। अचानक से राहुल गांधी को लेकर यह कहा जाने लगा कि भाई वो पहले दिन शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, लेकिन उनकी जगह पे गौरव गोगोई शुरुआत करते हैं। उन्होंने बातें बहुत अच्छी कही, लेकिन बात यही है ना कि भारतीय चुनाव इस समय चेहरों पर होने लगे हैं। भारतीय चुनाव मुद्दों पर नहीं होते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अमित शाह, ऐसे ही बस चेहरे यहाँ पर चलते हैं और हेडलाइन भी इन्हीं चेहरों पर बनती है। और इन हेडलाइन के बाद यह बात आती है कि भाई मुद्दे क्या उठाए गए। अगर आप ध्यान से इस डिबेट को देखेंगे तो यह डिबेट सास बहू के तू मैं जैसी ही थी कि तुम खराब या तुम खराब, और इसी पर सारी चर्चाएं चल रही थी। मणिपुर को लेकर एक दो सांसदों के अलावा किसी ने कोई खास बात यहां पर नहीं कही। राहुल गांधी अपनी पर्सनल खुन्नस निकालते हैं नरेंद्र मोदी से, और वही नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल खुन्नस निकालते हैं गांधी परिवार से। चुन चुन कर एक एक बातों पर वह बात कहते हैं। नेहरू से बात शुरू करते करते वह राहुल गांधी तक बात को लेकर आते हैं, लेकिन बात वही निकल कर आती है आखिर जिस बात के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, क्या वह अविश्वास प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य है वह पूरा हुआ? कांग्रेस इसी में फंसी रह गई कि वो राहुल को एज अ सरप्राइज पैकेज यहां पर पेश करेगी, लेकिन बात यह है कि राहुल सरप्राइज पैकेज नहीं है। राहुल यहां पर सरप्राइज पैकेज नहीं रह गए हैं। बात यह थी कि हमें कंक्रीट मुद्दों पर बात करनी थी। मैं यहां पर 2003 के अविश्वास प्रस्ताव के विषय में बात करना चाहता हूं। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और सोनिया गांधी ने भाषण की शुरुआत करी थी। और भाषण में उन्होंने एक बात साफ कही थी कि वो जो उस समय की सरकार पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को उन्होंने लाइन बाय लाइन वहां लिखा था और अपने भाषण को वहां पे प्रस्तुत किया था। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आ रही है ना कि यहां पर विपक्ष ने मुद्दों को लाइन बाय लाइन नहीं उठाया, और उधर जो सत्ता पक्ष है वो केवल चुनावी भाषण में फंसा रहा। महिमा मंडन करना ही इस अविश्वास प्रस्ताव का एकमात्र उद्देश्य रह गया। मोइना मित्रा को छोड़ दिया जाए, मनीष तिवारी को छोड़ दिया जाए और गौरव गोगोई को छोड़ दिया जाए, तो विपक्ष में एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसने इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया हो। मणिपुर का मुद्दा तो नेपथ्य में चला गया था, और इधर जो बाकी मुद्दे सरकार की तरफ आ रहे थे उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री अंत में आए और केवल चुनावी भाषण देकर चले गए। उन्होंने यहां पर एक भी बात ऐसी नहीं कही जो कि इस पर्टिकुलर समय, जो इस समय भारत देश का माहौल चल रहा है, ऐसे में उसको शांत कर सके। मणिपुर के मुद्दे का भी दोषारोपण वो कर रहे हैं। अमित शाह के भाषण में आपको कुछ बातें मिलेंगी, अमित शाह ने बातों का जवाब दिया, लेकिन जब मनीष तिवारी ने यहां पर चाइना का मुद्दा उठाया, इस चाइना के मुद्दे पर पूरी संसद खामोश है, सरकार पक्ष ने एक बात नहीं कहा। मणिपुर पर भी 4 मिनट की बातें रह गई। मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको सर्वनाश कर दूंगा, केवल ऐसे टैग लाइन पर चीजें चल रही हैं। रावण की बातें आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं, मतलब केवल यहां पर हेडलाइन बनाने के लिए ही सारी बातें चल रही हैं। कंक्रीट बात यह है कि जो चीजें थी क्या वो सही में यहां पर डिस्कस हुई? क्या हम ये कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया वो अपनी चर्चा के उद्देश्य को पूरा करने में फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो अपने चर्चा का उद्देश्य पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया? जब स्मृति ईरानी बोलने बैठती हैं तो वो केवल एक ही मुद्दा है। अगर कहा जाए तो राहुल गांधी विरोध मंत्रालय की वो अध्यक्ष हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी विरोध मंत्रालय की अध्यक्ष हैं। उनका एक ही काम है राहुल गांधी पर हमला करना। उसके अलावा उनके पास कुछ और बात गिनाने के लिए रहती नहीं है। अच्छे वक्ता साइडलाइन कर दिए गए। कांग्रेस के पास सबसे अच्छे वक्ता के फॉर्म में लोकसभा में शशि थरूर हैं, जिनकी विद्वता का मुकाबला इस समय भारतीय संसद में शायद ही कोई कर पाए, लेकिन शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं मौका दिया? क्योंकि वह जिस समय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उसमें वो खड़े हो गए थे। ऐसे में हाईकमान के वो विरुद्ध हो गए। उनको बोलने के लिए मौका दिया गया केवल दिल्ली वाले बिल पर।
जहां पर अविश्वास प्रस्ताव में शशि थरूर के पास एक से बढ़कर एक पॉइंट होते, लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। और इधर अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार ने उन लोगों को बोलने का मौका दिया जहां जहां चुनाव है, वह आंध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहीं से केवल लोग बोलने वाले आए थे। और बाकी तो स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी विरोध मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, भारतीय प्रधानमंत्री 2.25 घंटे से ऊपर का भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषण में कहीं पर भी उनके कामों का जिक्र नहीं है। वो बस आरोप पर आरोप ही लगा रहे हैं। सरकार का काम जवाब देना है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना नहीं है। मणिपुर के मुद्दे पर सार्थक चर्चा अगर करनी थी तो यह थी कि विपक्ष यहां पर सवाल उठाता कि मणिपुर में यह समस्याएं आ रही हैं, तो सरकार जवाब देती कि यह समस्याएं इस वजह से आ रही हैं। अगला यह बात उठता कि मणिपुर के मुद्दे पर यह सॉल्यूशन हो सकती है, तो इधर सरकार बोलती कि हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग करके हम यहां पर इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों अपने पॉलिटिकल फायदे यहां देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो और चाहे वो विपक्ष हो, दोनों केवल यहां पर अपने अपने पॉलिटिकल फायदे देख रहे हैं। उनका यहां पर उद्देश्य नहीं है कि वह इस मुद्दे को सॉल्व कर सकें। चाइना के मुद्दे पर भारतीय सरकार की खामोशी एक सवाल उठाती है कि अगर इसी तरीके से चाइना हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करता जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो लद्दाख। लेकिन सरकार चुप बैठी। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चुप बैठी। आप असम और मिजोरम के पुराने मुद्दों को उठाकर इस समय में मणिपुर के मुद्दे को उससे जोड़ नहीं सकते। जो चीजें अगर इस सरकार को क्यों लाया गया था, इस सरकार को लाया गया था कि ये पुरानी गलतियों को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर यह सरकार अभी भी पुरानी गलतियों के आधार पर अपनी गलती को ढकने का प्रयास करेगी तो यह गलत है। फिर आपको चुन के लाए ही क्यों? हम आपको चुन के इससे लाए थे कि आप पुराने मुद्दों को सॉल्व करोगे। आपने धारा 370 हटाई, इसका हर किसी ने स्वागत किया। और अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसका विरोध आज भी हो रहा है। लेकिन मणिपुर का जो ये पुराना मुद्दा है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। जिस तरह का वहां पे हिंसा का नंगा नाच चल रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है। और यह ऑल पार्टी मीटिंग से होगा। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर मणिपुर के मुद्दे को शांत नहीं किया जा सकता। ऑल पार्टी मीटिंग करके इसका सोल्यूशन निकालिए। लेकिन यहां तो टैगलाइन चाहिए ना। राहुल ने मोदी को गाली दी, मोदी ने राहुल को गाली दी, केवल मुद्दा यहीं तक सिमट कर रह गया। ऑनलाइन मीडिया हो और चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर जगह केवल टैगलाइन की बातें चल रही हैं। और इसी टैगलाइन पे ये अविश्वास प्रस्ताव बर्बाद हो गया, जिसका प्रयोग विपक्ष यूज कर सकता था उसको ऐसे कि वह सरकार के ऊपर आरोप और सवालों की बौछार करे और सत्ता पक्ष उन आरोपों का ठोस जवाब दे। लेकिन ऐसा हो ना सका और अंत में टैगलाइन पर ही ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव समाप्त होता है। देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ ना कुछ नई बातें तो इस चुनाव में हमारे पास आती रहेंगी और मैं मिलता रहूंगा आपसे इस चुनावी श्रृंखला में जो लगातार यहाँ पर चलती रहेगी। वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, देखते रहिए। और हमारे दूसरे चैनल बेसिस की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करिए। वहां पर चुनाव से जुड़ी कई सारी कहानियां आपके सामने आएंगी और यहाँ पर हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे लगातार। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।